नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे तीसरे चरण के मतदान के लिए जो 7 मई को होने वाला है। और बिहार, आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि बिहार में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, उन 5 सीटों पर क्या गुणाभाग है, क्या राजनीतिक समीकरण है। ये सीटें मैं आपको बता देता हूँ। झंझारपुर है, सुपौल है, अररिया है, मधेपुरा है और खगड़िया है। इन 5 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पिछली बार जो मतदान का परसेंटेज था वो 55% के आसपास था। बहुत कम मतदान माना जा रहा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार मतदान ज्यादा होगा। और हमारे साथ डिस्कशन इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए एक बड़ा पैनल है। सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पटना से सुनील पांडे जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वात्सल्य राय जी है, नोएडा से। स्वागत है वात्सल्य जी आपका। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, पटना से हैं हमारे साथ। आपका भी स्वागत है डॉक्टर सत्येंद्र। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सुनील पांडे जी से कि इस बार क्या कुछ राजनीतिक गुणा गणित लग रहा है बिहार में, जिन 5 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। आप अगर दर्शकों को एक ओवरव्यू बता सके कि क्या कुछ इस बार आपको लग रहा है धरातल पे। देखिए महेंद्र, 2019 के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से कितना अंतर इस चुनाव का है, यह जानना जरूरी है। एनडीए के तरफ से कोई खास रद्दोबदल नहीं किया गया है। एकमात्र यदि खगड़िया को छोड़ दें तो सारे इनके कैंडिडेट्स, बीजेपी के एक और 3 जदयू के और एक लोजपा का कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका जो अब आरजेडी की है, तब 2019 में ऐसी बात नहीं थी। लालू तब जेल में थे और लालू अभी जेल से बाहर है। वो कमान संभाले हुए हैं और पटना से हर मिनट मिनट की जानकारी, हर क्षेत्र की जानकारी, कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेके उनके लड़ने की रणनीति तक तय कर रहे हैं। कौन कहाँ चुनाव प्रचार में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। उनके पुत्र सुपुत्र तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इस तरह से पिछले और इस बार के चुनाव की पूरे परिदृश्य में यदि कोई बड़ा परिवर्तन है तो मैं उस परिवर्तन को लालू यादव की उपस्थिति में देखता हूं। और लालू का सक्रियता, लालू यादव की सक्रियता बहुत हद तक बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है। इसमें हर हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा। और उनकी उपस्थिति किस हद तक मायने रखता है, ये कहने और बताने की बात नहीं है। अब यही देखना है। और यही कारण है कि अब इस बार का चुनाव, वो कोई भी सीट हो, कांटे का मुकाबला है। कोई वन वे गेम नहीं है 2019 की तरह। जी जी। मैं जानना चाहूंगा, जो झंझारपुर सीट है, जो वीआईपी वीआईपी लालू की पार्टी में आए और बड़ी इज्जत दी गई है उनको। कई सीटें उन्हें दी गई हैं, झंझारपुर से उनके कैंडिडेट लड़ेंगे। उस सीट का क्या हाल है? क्या कुछ जमीनी गुड़ागड़ित है? देखिए, झंझारपुर के बहाने आप वीआईपी की बात कर सकते हैं। वीआईपी को जिस जैसा आपने कहा कि बड़े सम्मान के साथ लाया गया था, दरअसल चुनाव की घोषणा के बाद और ये सीटों के तालमेल तक वीआईपी के जो सुप्रीमो मुकेश हैं, या मुकेश मल्लाह जो है, इनको कोई पूछ नहीं रहा था। जी सच्चाई यही है। खबर ये तक है कि इनको यूपीए या महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने दूसरे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इनको तरजीह नहीं देना है, मेरी जो सूचना है। लेकिन जी अंततः ये लालू की गोद में जाकर बैठे और इस शर्त पर बैठे कि लोकसभा चुनाव में तुम हिस्सेदार बनोगे, तुमको सीटें दी जा रही हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, कैसे लड़ोगे, क्या लड़ोगे, वो हम तय कराएंगे। और वही नतीजा हुआ। कैंडिडेट से लेकर चुनाव प्रक्रिया की पूरी बागडोर लालू जी के हाथ में है। अब आते हैं झंझारपुर के उस कैंडिडेट की बात करते हैं जो सुमन महासेठ हैं। बड़ा जी। दिलचस्प है। सुमन महासेठ
का जब आप करियर देखेंगे तो वो एक संघी हुआ करते। जब इनके नाम की घोषणा हुई तो खाकी निकर में जो संघ का वस्त्र होता है, उसमें कई तस्वीरें इनकी वायरल हुई। मोटे तौर पर इनका सिर्फ आवरण बदला गया है। और ये पैसे वाले हैं, उसी इलाके के हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका परिवार भी पॉलिटिक्स में है। और इस तरह से ये एक सिर्फ सिंबल बटा, ये पार्टी तो बदल ये गई। तो बड़ा दिलचस्प आप बता रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो पूरी राजनीति है, जिस जो आधार है, वो तो इस आरएसएस के खिलाफ ही पूरी राजनीति खड़ी है। और वहां पर और ये आप बता रहे हो कि वीआईपी तो केवल ऊपर से है, टिकट तो लालू के आदमी को दी जा रही है। तो ये तो बड़ी दिलचस्प आप जानकारी दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में जो भी जानकारी रखता होगा वो ये तय माना गया है, ये तय कर दिया गया था मुकेश को कि भाई देखो तुम चुनाव लड़ो और लोकसभा की चिंता मत करो। आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मुकेश सहनी उस पार्टी का अध्यक्ष है और लोकसभा में वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, जबकि जी पिछली बार वो खगड़िया से चुनाव लड़ा था। तो वो अपने खुद भी एक सीट से चुनाव न लड़ने की साहस जुटा पाया वो बंदा, वो क्या बात करेगा। इस तरह से सारी रणनीति, और उसको बोल दिया गया है कि भाई तुम विधानसभा के चुनाव की तैयारी करो और तुम डिप्टी सीएम बनोगे, तुम डिप्टी सीएम की तैयारी करो। इस चुनाव में क्या होगा कैसे होगा तुम सीधे दुल्हा और सहबाला की बात आप लोग जानते होंगे। जी हिंदी पट्टी इलाके में तो दुल्हा तेजस्वी है, साथ में सहबाला के रूप में मुकेश सहनी इधर उधर की यात्रा कर रहे हैं चुनाव प्रचार कर। जी मोटे जी। तौर पर यही है। और सहवाला की बड़ी आवभगत भी होती है। तो ये अगर जातिगत आधार पे देखा जाए तो जो मुकेश सहनी है, उनके स्वजातीय बिहार में मोटे तौर पर कितना आंकड़ा बैठता है, जिसका कि अगर सोशल इंजीनियरिंग बात की जाए, लालू यादव ने की है। निश्चित तौर पर सहनी को लाने के पीछे यही कारण रहा होगा। तो कितना करीब बैठता है जातीय आंकड़ा? देखिए, जातीय आंकड़ा में ओवरऑल जो समीकरण पर हम लोग बात करते हैं वो बिहार के हर क्षेत्र में काम करे। जी अति पिछड़ा, पिछड़ा, ये दोनों उसी वर्ग से आते हैं। झंझारपुर की बात आप करें या ये पांचों सीटों की आप बात करें तो कहीं से कोई सवर्ण नहीं लड़ रहा है। जी ये सारे पिछड़ी जातियों के ही हैं। और उनके वरक्ष दूसरे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो भी पिछड़ी जाति से। तो यहाँ जातिगत समीकरण वही प्रभावित होगा जिधर सवर्ण अपना वोट कर देंगे, क्योंकि जी पिछड़ों का ही वोट यहाँ बटेगा। सवर्णों का वोट यदि हम नैसर्गिक रूप से मानते हैं कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के लिए ये लोग वोट करता है, इस तरह इन लोगों का पलड़ा जो है तो भारी होगा। लेकिन संख्या बल तो पिछड़ों के पास है। इस तरह से मेरा मानना है कि जो जिस हिस्से का वोट काट पाएगा और पिछड़े जितने कटेंगे जिसके पक्ष में, उनका पलड़ा भारी होगा और जीत उन्हीं की होगी। लेकिन लब्बो लुबाव यही है कि सब जगह कांटे का टक्कर है। कांटे की कहीं टक्कर है। आसान, हाँ, आसान जीत होगी यह मैं नहीं मानता। जी जी। अभी चलेंगे वात्सल्य राय जी के पास। वात्सल्य राय जी भी बिहार का दौरा करके आए हैं, कई जिलों में घूम के आए हैं, और इस वक्त हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं। अपनी चुनावी यात्रा में पुणे पहुंच चुके हैं। वात्सल्य जी, आप क्या देखते हैं? सुनील पांडे जी तो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, आसान नहीं है मुकाबला। देखिए, सुनील जी ने जब कह दिया है पांडे जी ने, तो पांडे जी खुद ही पंडित हैं। पंडित की बात को कोई काटे, इतना साहस तो किया नहीं जा सकता। लेकिन राजनीति में हमेशा कांटे रहते हैं। कांटे बिछाए भी जाते हैं, कांटे से कांटा निकाला भी जाता है, और मछली को पकड़ने के लिए भी कांटा इस्तेमाल किया जाता है। और बिहार में सारी चीजें होती हैं। और मछली से भी जब सहनी साहब का और तेजस्वी जी का जिक्र हो रहा था, तो कुछ दिन पहले मछली खाने की भी बात हो रही थी और चर्चा भी इसी तरह की चीजों की हो रही थी। इन्होंने बहुत कुछ बताया झंझारपुर के बारे में। और एक चीज और कही जा रही है कि 37 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जो तीसरा राउंड होने वाला है 7 तारीख को, जहां पर 5 सीटें हैं। उसमें कुल 37 करोड़पति उम्मीदवार हैं। औसत करोड़पति की आय आय जो है वो मतलब दौलत जो है, संपत्ति है, वो 3 करोड़ के लगभग है। उसमें सेठ साहब जो हैं सबसे बड़े करोड़पति हैं। यानी जो घोषित आय है, सब जो घोषित दौलत है,
वो सबसे ज्यादा इन्हीं की है। इसको लेकर ये चर्चा में है, वरना झंझारपुर सीट ऐसी नहीं है, 40 सीटें जो हैं जिनके बारे में आप ज्यादा चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, एनडीए है, जिसमें 5 दल शामिल हैं, उनके लिए नाक की और कांटे की लड़ाई जरूर है, क्योंकि ये 5 सीट पिछली बार एनडीए के खाते नहीं गई थी। अब जब 400 पार का नारा आप देते हैं तो आपको ये उम्मीद करनी है कि आप पिछली बार जो जीते हैं वो तो सब आपको जीतना ही है, इसके अलावा भी नई सीटें आपको लेकर आनी है। यानी बिहार में आखिरी सीट जो किशनगंज रह गई थी, जी। जिसमें चुनाव हो भी चुका है, वोट हो चुके हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को जीतना था, यानी एनडीए को जीतना था, अगर 400 पार जाना है। लेकिन इस बार जैसा पांडे जी ने बताया, जमीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, दूसरी तरफ से कड़े मुकाबले की तैयारी की गई है लगातार। भले ही इन 5 सीटों पर प्रचार की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं आ रही है, जैसे पूरा यादव परिवार लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सारण में मौजूद था, जहां उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, उसकी एक तस्वीर थी। तेजस्वी यादव एक अपनी रैली के अंदर एक अपना मोबाइल लेकर पहुंचे, माइक के सामने उन्होंने लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर के भाषणों की तमाम सारी क्लिप वहां थी, उन्होंने एक के बाद एक करके बजाई, और जो वादे बिहार को लेकर किए गए थे, लोगों को शायद याद दिलाने की कोशिश थी कि क्या वादे किए गए, और एनडीए की तरफ से केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद वो वादे पूरे नहीं हुए। तो विपक्ष एक तरीके से उन चीजों को, जो अस्मिता की बात है, बिहार की जमीन की बात है, स्थानीय बाहरी की बात है, वो उभारने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ एनडीए भी पुरानी चीजों को, जो भी वहां नेता जा रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, विकास राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन 5 सीटों में मधेपुरा का हमेशा बहुत जिक्र होता रहा था। जिस तरह कहा जाता है, एक नारा भी था कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी यादवों के लिए एक सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है मधेपुरा। लालू प्रसाद यादव वहां से सांसद रह चुके हैं। शरद यादव जो मध्य प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले थे, लेकिन बिहार ने उनको उसी तरह अपनाया जैसे कि वो बिहारी हों। और कई लोग जो बाहर हैं, जो उनको बहुत करीबी तरीके से नहीं जानते थे शरद जी को, तो उनको ये जानकारी भी कम ही लोगों को हो पाती थी, जो उनको करीब से नहीं जानते थे कि वो बिहार के नहीं है। तो मधेपुरा सीट से शरद यादव भी जीते। पप्पू यादव जो इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 में वो आरजेडी के जो 4 कैंडिडेट जीते थे, उनमें से एक कैंडिडेट वो भी थे। राष्ट्रीय जनता दल ने 2014 में आखिरी बार मधेपुरा सीट पर कब्जा किया था। वात्सल्य जी, पिछली बार जनता दल कुछ यूनाइटेड। आपको रोकना चाहूंगा, आपका नेटवर्क वीडियो चला गया था। हाँ अभी ठीक है, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि मधेपुरा एक ऐसी सीट है 5 सीटों में जिस पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल की नजर रहती है। 2009 और 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार वहां से हारे, लेकिन इन 5 सीटों में अगर राष्ट्रीय जनता दल किसी एक सीट को आरजेडी जीतना चाहेगा, लालू यादव जीतना चाहेंगे, तेजस्वी जीतना चाहेंगे। हालांकि कोशिश तो गठबंधन की यह है कि सारी सीटें जीतें। हालांकि एक पर सीपीआई का कैंडिडेट है, एक पर सैनी का कैंडिडेट है, 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उनमें से अगर किसी सीट में दिलचस्पी होगी तो मधेपुरा में लालू परिवार की होगी या उनके राष्ट्रीय जनता दल की होगी। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत कुछ दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी इनमें 5 में से सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, जैसा पांडे जी जी। ने बताया और विस्तार के साथ बताया। मुद्दे, स्थानीय मुद्दों का ज्यादा असर होना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों की उस तरह से बात ग्राउंड से नहीं आ रही है। मतदाता कहीं ना कहीं अपना मन बना चुका है। जो पांडे जी कह रहे हैं, जो थर्मामीटर लेकर पांडे जी भी चल रहे हैं और देख रहे हैं पटना से बैठकर, तो उनको भी इशारा मिल रहा है कि इस बार लोगों ने सीधा मन बना लिया है, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे 2014 में आप कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी के आने की हवा थी, एक बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा था। 2019 में कुछ पुलवामा का असर था। इस बार वैसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर आप कहें कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उससे इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए वोटर्स पहले से ही लगभग मन बना चुके हैं। 7 तारीख में आज वक्त है, अभी आज 1 मई है, तो लगभग लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कौन किधर जाने वाला है। इसीलिए मुकाबला जमीन पर कांटे का लग रहा है, बड़े नेताओं को झोंका जा रहा है। प्रचार के कुछ आखिरी दिन रह गए हैं। अब देखना यही है कि इसमें बाजी कौन मारेगा आगे जाकर। अब डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से भी जरा समझ लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के सिंपथाइजर हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, आपके लिए तो अच्छी खबर आ रही है, जिस तरीके से
पांडे जी कह रहे हैं और वात्सल्य जी कह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। पिछली बार तो एक भी सीट नहीं थी और इस बार तो अगर कांटे का है तो कुछ ना कुछ सीटें तो आपको मिलनी चाहिए। क्या देख रहे हैं आप? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। ये बात सही है कि इस बार महागठबंधन के लिए बहुत बढ़िया है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि महागठबंधन यूनाइटेड है, इसमें किसी तरह का बिखराव नहीं है और पहले की अपेक्षा ऐड हुआ है, इसमें जुड़ा है। अब देखिए, अररिया कंस्टिट्यूंसी है, उसमें 55% से ऊपर महागठबंधन के खास वोटर हैं। मुस्लिम और यादव मिलकर के 55% से ऊपर होते हैं, तो उसमें कहीं भी जीत का संदेह नहीं है। इसी तरह से एक कंस्टिट्यूंसी है खगड़िया, जी जिसमें पिछले बार एलजेपी जीती थी। इस बार डिफरेंट स्थिति है। चौधरी महबूब अली कैसर वहां पर पिछले बार कैंडिडेट थे, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं उस इलाके के। लेकिन इस बार किसी तरह का वो है नहीं कैंडिडेट। जो दूसरे आए हैं कैंडिडेट उस वर्ग से, वो है व्यापारी वर्ग से, भागलपुर से चल करके आए हैं। जबकि सीपीएम का कैंडिडेट वहां पे कुशवाहा वर्ग से है। वहां पर यादव, कुशवाहा, मुस्लिम और मल्लाह मिलकर के ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। पिछले बार वीआईपी के कैंडिडेट थे, दूसरे नंबर पर रहे थे ये मुकेश सहनी जी, और इस बार ये मदद में है। इस बार ये खुद लड़ नहीं रहे बल्कि महागठबंधन के मदद में है। तो इस प्रकार से दो कंस्टिट्यूंसी जो हम देखते हैं, जो जातीय समीकरण है, उसमें हम कह सकते हैं कि इन दो जगहों पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। रह गई तीन जगह पर। झंझारपुर की चर्चा कर रहे थे, सुमन महासेठ हैं, ठीक है, सब तरह से प्रबल हैं, महागठबंधन का है। लेकिन उसमें एक लोचा ये है कि आरजेडी के रहे हुए पिछले दिनों कैंडिडेट गुलाब यादव जी बसपा के कैंडिडेट हो गए हैं। तो वो इन्हीं वोटों में अब कितना वो सेंधमारी करते हैं कि चुनाव आते आते ये पैचअप हो जाता है, ये देखने की चीज है। अगर पैचअप हो गया तो वहां भी क्लियर कट जीत है, नहीं हुआ तो संदेह रहेगा। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि एनडीए का वोटर पिछले दिनों जितने इंटैक्ट रहते थे आज के डेट में नहीं है। और ये देखेंगे कि पांचों कंस्टिट्यूंसी में पिछले चुनाव में 53% से ऊपर एनडीए को वोट आए थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। मधेपुरा में पिछले दिनों से जो एमपी हैं दिनेश चंद्र यादव जी, जनता दल यूनाइटेड से, उनसे बहुत नाराजगी है लोकल लोगों का। और नया जो कैंडिडेट हैं उनके प्रति कोई दुराव नहीं है, किसी तरह का दुराव नहीं है। थोड़े नए कैंडिडेट हैं, इसका एक उनको फायदा भी है। पप्पू यादव जी से मान लीजिए लोगों की लड़ाई रहती होगी, लेकिन इनसे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं, कोई दुराव नहीं, इसका फायदा है। अब निर्भर करता है वहां के लगभग 1 लाख मतदाता जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो किस रेशियो में बाहर चुनाव में मत देने आते हैं। अगर वो उदासीन रहते हैं तो फिर आरजेडी की लड़ाई जो है आसान है। और लगता है इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, सभी जगहों पर अभी तक जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, या फील्ड में अगर आप घूमेंगे तो देखेंगे कुछ इसी तरह की स्थिति है। कोई विशेष लगाव नहीं है एनडीए के प्रति। ठीक है, गए तो दे सकते हैं। सुनील पांडे सर, ये आप बताइए कि जो डॉक्टर सत्येंद्र कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालू यादव का होना, और आप भी कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव का होना जमीन पर बड़ा, इस बार एनडीए को जो टक्कर मिल रही वही एक बड़ी वजह है। आप डॉक्टर सत्येंद्र तो बड़े खुश हैं कि वाकई में बड़ा कांग्रेस पार्टी के चूंकि सिंपथाइजर हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं उन्हीं बातों को आगे रख रहा हूं
कि डॉक्टर सत्येंद्र जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, इनके आत्मबल को, जो इनका आत्मबल बोल रहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, शायद यही कारण था कि कांग्रेस घुटने के बल लालू के सामने बैठ गई। पहला तो ये। दूसरा, जो वो अपने पक्ष की बात कर रहे थे कि अब मल्लाह मेरे साथ है, हमारे साथ फलाने आ गए, हमारे साथ फलाने आ गए, लेकिन 2019 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जो अभी एनडीए के पक्ष में हैं, ये 2019 के चुनाव में इनके साथ नहीं थे। तो एक चंक यदि उधर गया है तो एक बड़ा चंक इनके साथ खड़ा है। और वात्सल्य जी को जानकारी मिली होगी, डॉक्टर सत्येंद्र के लिए जानकारी, आप बड़ा अजीबोगरीब एक चीज मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में एक बड़ा बदलाव आया है कि दलित और महादलित से आप पूछिए तो सिर्फ एक ही नेता का नाम जानता है, वो नरेंद्र मोदी है, कि मैं मोदी को वोट करूं। ये गजब का बदलाव है। हम लोग खुद विस्मित हो जाते हैं इस बात को सुनकर। अब इसका क्या कारण है, इसके कई विश्लेषण हो सकते हैं। मुफ्त में अनाज देना, या जो सोशल मीडिया का एक इफेक्ट है, मीडिया का इफेक्ट है, जो बार बार केवल एक ही नाम उसके कानों तक पहुंच रहा है, वो नरेंद्र मोदी। मेरे साथ कुछ मित्र थे जो दलित हैं, उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को, दूसरे पार्टी से हैं, उनका कहना था कि हम लोगों को सुनने के लिए ये सब तैयार नहीं, हमारे स्वजातीय हैं, दलित हैं, लेकिन कहते हैं कि हम वोट तो देंगे। युवाओं में भी बड़ा क्रेज देखा जाता है, नौकरी वाले नहीं मिल रही, उनसे पूछो कि रोजगार है, नौकरी है, बोले नहीं है, लेकिन वोट किसको दोगे, बोले मोदी को देंगे। देश तो ये कहीं भी आप पूछ लीजिए, मतलब तमाम जगहों पर तो युवाओं में भी बड़ा क्रेज है। तो मतलब ऐसा इतनी आसान नहीं है जीत जो कांग्रेस सोच रही हो कि लालू प्रसाद यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग कर दी और हम बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएंगे। लालू जी के इस इंजीनियरिंग के पीछे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 2024 का चुनाव उनके दिमाग में नहीं है जी, वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा और इस ये जो मैराथन कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, ये उसी की भूमिका तैयार कर, कि कल कांग्रेस या तमाम दूसरी पार्टियां ये कहने की स्थिति में नहीं होगी कि विधानसभा चुनाव में मुझे सीटें अपने तरीके से बार्गेन कर सके। वो बिल्कुल चलेगी तो आरजेडी की चलेगी, और विधानसभा का चुनाव अपने दम पर वो लड़ना चाहेंगे और इस पर सत्ता पे काबिज होना चाहेंगे। ये डॉक्टर सत्येंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, पांडे जी सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पर हम सहमत नहीं है महेंद्र जी। दलितों की जहां तक बात है, वो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में उनके सुविधा के अनुसार कौन है, इसके अनुसार है। आप देखिए, चिराग पासवान जी के साथ पूरे बिहार भर के पासवान है, लेकिन समस्तीपुर में जहां से उनके परिवार जीतते रहे हैं, आज के डेट में उनके जाति के पासवान एक भी नहीं है, क्योंकि उसी जगह के पासवान ही कैंडिडेट हैं महेश्वर हजारी के लड़का कांग्रेस के, और दूसरे उनके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पासी जाति से आते हैं, अशोक चौधरी जी के बेटी हैं। तो एक भी पासवान नहीं है, वो अपने जाति को दे रहे हैं। सच पूछिए तो आज के डेट में बिहार में ये सुविधा अनुसार जातियां जो है एक दूसरे के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके साथ एक कुछ मोह है, सो नहीं है। दलित सबसे ज्यादा अगर पार्टी के अनुसार आप बताइएगा तो वो है सीपीआई-एमएल के साथ, और सीपीआई-एमएल मजबूती के साथ खड़ा है महागठबंधन के साथ। तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग है। नरेंद्र मोदी जी के साथ वात्सल्य से पूछते हैं कि वात्सल्य जी, सीपीआई-एमएल, ये सही बात है कि बड़ा क्रेज है बिहार में तमाम जगहों पर, कम्युनिस्ट काडर है वहां पर, क्या वजह है, आप जरा बताइए कि क्यों ऐसा है। नहीं, कैडर है, विचारधारा है, लोग कार्यकर्ता काम करते रहे, लेकिन आपको परिप्रेक्ष्य, वास्तविक परिप्रेक्ष्य में धरातल पर देखना पड़ेगा। और धरातल में स्थिति यह है कि अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो पिछले 2 चुनावों की आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। आप जिस तरह से गठबंधन बनाए गए, जिस तरह से चीजों को बदला गया, लगता है महेंद्र जी गतिरोध है इस समय भी, तकनीकी कुछ गतिरोध आपकी तरफ से है। आप कंटिन्यू रखिए। ठीक, तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि जो स्थिति परिस्थिति जमीन पर बनाई गई है,
एनडीए ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक कोशिश की और जिस तरह से नीतीश कुमार वापस लौट कर आए, आज की स्थिति में ये कहना तो गठबंधन के लोग भी डॉक्टर सत्येंद्र के अलावा इतने भरोसे और विश्वास से नहीं कह पाएंगे कि उनकी स्थिति बिहार में अपर हैंड वाली है, क्योंकि गठबंधन एक मजबूत तैयार किया है एनडीए ने, सोच समझ के किया है, जमीन पर कोशिश करके किया है। उसमें कितना नुकसान और फायदा जनता दल यूनाइटेड को होगा वो जनता रिजल्ट से पता चलेगा, लेकिन महागठबंधन की स्थिति में कम से कम इस लोकसभा चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने जा रहा। जी वात्सल जी, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सुनील पांडे, आपका भी बहुत आभार। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका भी बहुत आभार इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और हमारे सभी दर्शकों से एक अपील रहेगी कि इस बार कम से कम भारी संख्या में निकलें और मतदान करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।